अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूँ बशीर नाज। आज की इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको अपनी पार्टी के तर्जमान महिदीन मुंतज़िर साहब से रूबरू करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में अपनी पार्टी कहाँ पर खड़ी है, क्या दफ़ा 370 की वापसी मुमकिन है और आज़ाद के नए सियासी बाब में आप क्यों गुस्से में नज़र आते हैं, और बहुत कुछ। मुंतज़िर साहब, सवाल यह है कि क्या दफ़ा 370 की वापसी नामुमकिन है? अगर है तो फिर इस पर सियासत क्यों? चूँकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये आसान नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमने पहले भी कहा, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने साफ तौर पर यह मौक़िफ़ वाज़ा किया है कि जो ये सियासी पार्टियां नारा दे रही हैं, इसके हक में बोलती रही हैं कि हम वो लाएंगे, ये लाएंगे, और डीडीसी इलेक्शंस में भी उन्होंने कहा था कि हम 370 और 35 को वापस लाएंगे, लेकिन साबित ये हुआ कि वो कुछ नहीं कर पाए इस ज़मीन में। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले ही बताया था कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मरकजी सरकार ने बहुत ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की। हमारा मौक़िफ़ यही है, क्लियर। लेकिन अब इसे वापस लाना, तीन ही सूरतें हो सकती थी। नंबर एक सूरत, जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो वापस देती, वो देंगे नहीं क्योंकि छीना उन्होंने ही है। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सभी पार्टियों ने, बहुत सारी पार्टियों ने, एनजीओ जो कुछ सिविल सोसाइटी से वाबस्ता है, बार एसोसिएशन है, सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने वहां अपील की है उसके खिलाफ, एब्रोगेशन के खिलाफ। हमने भी की है, लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी तक सुनवाई कोई नहीं हुई। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा हमारे हक में, तब तक तो वापस आ नहीं सकता। हाँ, एक बात हो सकती थी, ये जो सियासी पार्टियां हैं जो कहते हैं पहले कि हम लाएंगे, इलेक्शन में कहते हैं हम लाएंगे, डीडीसी के इलेक्शन में बताया हम लाएंगे, अब कहते हैं मुश्किल है, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी दूसरी बात जाहिर करती है। अगर ये सभी पार्टियां एक होकर एक मुनज़्ज़म तहरीक का अमन और आईन के दायरों के तहत, उनके अंदर सीमित रहकर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान करती और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बावर कराती, ये तासुर देती कि इस इशू के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां और पूरी आवाम एक साथ हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, सियासी पार्टियां हैं, दूसरी जो स्टेक होल्डर्स जो दूसरे हैं, तो उस सूरत में बेशक जुदोजहद हमें लंबी करनी पड़ती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी एक प्रेशर बनता। उसको बनाने में ये पार्टियां नाकाम हो गई हैं। इसलिए ये दावा करना, आज ये बताएंगे कि हम लाएंगे, कल बताएंगे इलेक्शन के वक्त के, थोड़ा कठिन है, या ये जो बनने वाली असेंबली है अगर इलेक्शन हुए वो लाएगी, ये तो बिल्कुल गलत और एबस है। वजह ये है, आप खुद भी ये जानते हैं, अगर इलेक्शन हुए, वैसे ये भी लग नहीं रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। बीजेपी को जब तक अपने मफादात, अपने जो उनके फ़ायदे यहाँ हैं जम्मू कश्मीर में हासिल करने, जब तक वो उनके पूरे नहीं हो जाएंगे, तो ये लगता है कि वो यहाँ इलेक्शन नहीं कराएंगे तब तक कि ये जो अगर इलेक्शन हुए, जो असेंबली बनने जा रही है, उसके हद इख्तियार में कुछ नहीं है इस बात से वाबस्ता कि वो 370 और 35 को रेस्टोर कराए या रेस्टोर कर सकती है, क्योंकि यूटी में जो सरकार बनती है वो बिल्कुल कमज़ोर होती है। अगर स्टेटहुड हमें वापस आता, उसके बाद इलेक्शंस होते, या इलेक्शंस होने के बाद स्टेटहुड मिलता है, वही पुराना वाला हमारा स्टेटहुड, तो रियासती असेंबली को एक पावर बनेगा, एक इख्तियार हासिल होता है आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर कराने के लिए, एक जवाजत बनते मुतालबा करने की या प्रोसेस करने की। यानी आपका कहना है कि दफा 370 की वापसी के लिए स्टेटहुड को वापस लाना जरूरी है। स्टेटहुड मिला, नहीं तो कमजोर असेंबली है इसके, क्योंकि आप देखिए चीफ मिनिस्टर एक स्टेट में सबसे आला ओहदा होता है, उसके साथ माथा तमीज सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसके माथात होते हैं, जैली जितने भी होंगे ऑफिस, चाहे ब्यूरोक्रेसी कितनी भी हो गवर्नर के बगैर। लेकिन आज की यूटी की जो असेंबली बनेगी उसमें चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल में 10वें नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक ब्यूरोक्रेसी के 9 ऑफिसर हैं जो उससे सुपीरियर हैं, तो वो क्या
खाक लगेगा जी। तो ये कमजोर असम्बली बनने जा रही स्टेटहुड के बगैर। मुंतजिर साहब, आज़ाद के नए सियासी बाब को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है ये अपनी पार्टी के लिए? हमारी पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स इन आवर पार्टी, वो या तो मिनिस्टर रह चुके हैं, या तो एमएलए रह चुके हैं, या तो एमएलसी रह चुके हैं, या तो वीसीज रह चुके हैं। सभी का अवाम में एक अपना जो मुकाम है वो बनाए हुए है। तो अभी तक हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, तो हम अपने लीडर्स की कारकर्दगी के पेश नज़र उनके बिल्कुल कोई एट पार हम समझते थे, कोई खतरा हम महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें आवाम के पास जाना है। अगर हमारी पॉलिसी ठीक होगी, हम लोगों को सच बोलने का वादा कर चुके हैं, हम सच्चाई के साथ जाएंगे तो लोगों को फैसला करना है। अब जो यहाँ एक बात फैली है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी बना रहे हैं, और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सीनियर सियासी रहनुमा है। मेरे ख्याल से उनका 55 ईयर्स 55 साल से वो सियासत में है। बहुत बड़े बड़े मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, एक नाम कमाया उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक उसका नाम, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। वही लोग कांग्रेस से निकल के आए हैं। अगर वो कांग्रेस में रहते तो वो जितना ही मुकाबला उनसे भी था जितना पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस से था। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर पार्टी बनाएंगे तो जो यही कांग्रेस के लीडर निकल के लोग तो वही हैं, लीडर तो वही हैं। इसलिए हमारी पार्टी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी जब वजूद में लाई हमने, तो हमने उसी रोज फैसला किया है कि हम लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ पैदा हुए, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों को असल बात कहने की जरूरत है, क्योंकि हमने धोखे खाए हैं। 70 साल में जब हमने बोला फजून अजद अजून यजद त्राहत सतत, उसको हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, अल्टीमेटली हमें पता चला कि कोई भी गवर्नमेंट, वो कांग्रेस की थी, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी बराबर के शरीक हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या पीडीपी की सरकार थी, सभी लोगों ने ये देखा था अपनी गवर्नमेंट के दौरान कि इस आर्टिकल 370 और 35A को खोखला कर दिया है, लेकिन कभी किसी ने इस पे बात ही नहीं की। न कोई ऐसी कार्रवाई की मेजॉरिटी होने के बावजूद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट से इसको मजबूत कराते या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसको मजबूत कराते। ऐसा कुछ लोग, इन लोगों ने किया ही नहीं। हमने फैसला किया है कि हम आवाम को सच बताएंगे। अच्छा मुंतजिर साहब, हर एक पार्टी का अपना मंशूर होता है, पॉलिसी होती है, और हर एक सियासी लीडर की ये मजबूरी रहती है कि वो पार्टी पॉलिसी के दायरे में रहकर बात करता है। लेकिन जिस मुंतजिर से मैं बात करता हूँ वो एक शायर भी है, एक बेहतरीन कलमकार भी है। बहसियत एक जिम्मेदार कश्मीरी सियासत से बाहर आकर आप कश्मीरियों, खासकर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दूंगा, जो आपने ये सवाल किया मेरे जज्बात को छू के आपने कर दिया ये सवाल। वैसे थी एक आम कश्मीरी, वैसे मैं बहसियत पॉलिटिकल वर्कर भी ऐसी ही बातें अर्ज करता रहता हूं, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूं। जो ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम है, ये मुसीबत ज़दा है। किन किन लोगों की वजह से ये मुसीबत के शिकार हुए वो सभी लोग जानते, मुझे उसकी वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिन हाइसर को मैं बता दूंगा, चाहे वो कोई भी लीडर था 1951 से लेकर जितने भी लीडर थे, उन्होंने अपने मफादात के जरिए एक दूसरे की टांगें खींची और इस कौम को मुसीबत के दलदल में फंसाते गए। अब वक्त ये आया है 5 अगस्त 2019 के बाद हम सबों की आंखें खुलनी चाहिए। हमारे 2.5 लाख लोग आबादी के कब्रिस्तानों का वो बन चुके हैं, उनकी जीनत, कब्रिस्तानों की जीनत बन चुके हैं, कब्रिस्तानों के हवाले हो चुके हैं। उसके बाद हमें मरकजी सरकार से कुछ सहूलियत मिलनी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 2.5 लाख जाने हमारी इग्नोर होके, उनको नजरअंदाज करके हमारा सब कुछ छीन लिया गया। 5 अगस्त 2019 को ये सब कुछ छीन लिया गया। अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो हम सभी फिर गफलत की नींद सो रहे हैं, तो अल्लाह के बगैर
हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। मैं अपील करूंगा, देखिए हमारे नौजवान परेशान हैं। 23.6, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था, 23.6% हमारी जो यूटी है इसकी बेरोजगारी की शरह पहुंच चुकी है, पढ़ लिखे लड़के और लड़कियों की। तो हम कहां जा रहे हैं? ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, बच्चे ज़हनी इंतशार के शिकार हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, दूसरी साइड से हालात खराब हैं। अनआइडेंटिफाइड और अननोन गनमैन के जरिए ये पता नहीं चल रहा है 32 साल गुजरने के बावजूद कि अननोन गनमैन कौन है, किलिंग्स हो रही है और कहीं से भी चलिए, सिक्योरिटी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, तो उस इलाके में ये एक सिंपल वर्ड बना है लोगों को परेशान करने का, इनपुट्स है। इन सारी मुसीबतों से अगर हमारे जवानों को निकालना है हमें, तो हमें अब अक्ल से काम लेना होगा, ख्वाबों की दुनिया में न रहते हुए हकीकत को समझना होगा। हमें कब्रिस्तानों के बजाय जिंदगी के रास्तों को खोजना होगा और जिंदगी की मंजिलों को देखना होगा, उन्हीं की तरफ अपने सफर को शुरू करना होगा। उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां कोई करिश्मा अंजाम नहीं दे सकती है, बल्कि आम लोगों को अपने जहनों को तब्दील करके ये सोचना है कि जो कुछ भी हमें हासिल करना है, जो हमारा छीन लिया गया है, जो हमारा खो गया है, वो एक ही जगह से हमें वापस लेना है, वो है मरकजी सरकार से। क्योंकि जो भी हुकूमत यहां बने, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाए, पीडीपी बनाए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाए, कोई भी पार्टी बनाए, हमारे मुतालबात, हमारे जो मसाइल हैं वो कहां से हल कराने हैं? दिल्ली सरकार से। इसलिए अपने नुमाइंदों को चुनिए, उन नुमाइंदों को जो आपसे वफा करेंगे, जो आपको दगा नहीं देंगे। आपकी नजरों में सभी लोगों का किरदार है, 70 साल से, 50 साल से, 40 साल से, 20 साल से, 18 साल से जो आपके इलाकों में नुमाइंदगी करते आए हैं, उनका किरदार आपके सामने है। उस किताब को पढ़िए, उनके किरदारों को पढ़िए, ऐसे नुमाइंदों का ऐवान में भेज दीजिए जो नुमाइंदे यहाँ की तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, रोजगार के लिए, आवाम को जहनी इंतशार और परेशानियों से निकालने के लिए, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी यूटी को दरपेश है वो है करप्शन। लोग कहते हैं गवर्नर राज से पहले करप्शन ज्यादा था, लेकिन मैं कहता हूं कि आज करप्शन ज्यादा है। अगर करप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती तो क्या सिलेक्शन के बाद हमारी 3 लिस्ट कैंसिल हो जाते, रिवोक हो जाते, हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंट अकाउंट्स के, हमारे फायर सर्विस के, हमारे वहां फॉरेस्ट में। तो क्यों होता ये इसी वजह से कि हम अभी नहीं जागे हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से, मामू बहनों से अपील करूंगा कि जब तुम्हें मौका मिलेगा जमहूरी निजाम को कायम करने का, यानी अपने हक में वोट डालने का, तो अपने उन नुमाइंदों को जिताइए जो आज के बाद आपके साथ हक तलफी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे अपनी पार्टी के तर्जुमान और सीनियर लीडर मुंतज़िर महिदीन साहब, जिसकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।